आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह है मूल अधिकार। हम पूर्व के वीडियो में भी इस टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये बीए पार्ट सेकंड का जो मत्स्य यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, उसका जो पॉलिटिकल साइंस का सेकंड पेपर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इसका ये महत्वपूर्ण टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकारों के बारे में मैंने पिछला एक वीडियो पोस्ट भी किया था। इसके बारे में मैं वहाँ बताया था कि अधिकार और मूल अधिकारों में फ़र्क क्या है। हम एक बार और रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले वे अधिकार ही मूल अधिकार कहलाते हैं जो संविधान में लिखित हैं, जिनका संविधान में प्रावधान किया गया है। हम भारतीय संविधान की में बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकारों के बारे में इनकी विवेचना की गई है। इसके अलावा जिन्हें न्यायालय का विशेष संरक्षण प्राप्त होता है, यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत हम उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इन्हें केवल विशेष प्रक्रिया से ही संशोधित किया जा सकता है, इन्हें साधारण तरीके से संशोधित नहीं किया जा सकता। वो मूल अधिकार कहलाते हैं। इस प्रकार मूल अधिकार जिनसे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके, वे परिस्थितियां, वे आदर्श, वे मूल अधिकार कहलाते हैं। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो अनुच्छेद हैं, उनमें मूल अधिकारों की विवेचना की गई है। ये कानूनी और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने के साथ साथ कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को भी नियंत्रित और मर्यादित करते हैं। ये व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, लेकिन ये निरपेक्ष और असीमित नहीं है, क्योंकि राज्य इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मैंने पिछली वीडियो में उदाहरण भी दिया था कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है हमें प्राप्त है, विचारों की अभिव्यक्ति, जो विचारों की अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वह हमें प्राप्त है, लेकिन वो कुछ प्रतिबंधों के अधीन ही हमें प्राप्त हैं। मूल अधिकार वाद योग्य हैं, न्यायोचित हैं, अर्थात हम अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। परिवर्तनशील हैं, क्योंकि संसद मूल ढांचे को परिवर्तन किए बगैर इसमें विशेष प्रक्रिया से संशोधन कर सकती है। उदाहरण के लिए पहले हमारे पास मूलतः 7 मूल अधिकार थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होकर केवल एक कानूनी अधिकार है। मूल अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान के वो भाग 3 में नहीं है। इस प्रकार संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मूल अधिकारों का नाम लें, या अर्थात हम अधिकारों की बात करें सबसे पहले, तो जो अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले ब्रिटेन में आया। 1215 की बात है। जो वहाँ के सम्राट थे जॉन, उन्होंने अधिकारों संबंधी प्रथम एक लिखित दस्तावेज था, उस पर हस्ताक्षर किए। लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने मांगें की। उन मांग को देखते हुए वहाँ के जो सम्राट जॉन ने सबसे पहले उन्हें कुछ अधिकार दिए। वो अधिकार लिखित रूप से दिए गए, तो उसको मैग्ना कार्टा नाम दिया गया। और इसी बेस पर जब चूंकि भारत के संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की विवेचना है, इसीलिए भाग 3 को भी हमारे मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं फ्रांस में भी 1789 की जो क्रांति हुई थी, जो घोषणा पत्र जारी हुआ था, उसमें भी कुछ लोगों को अधिकार मिले। लेकिन जो स्पष्ट रूप से मूल अधिकारों के प्रावधान की बात करें संवैधानिक रूप से, तो उसका सबसे प्रथम जो उल्लेख है वो अमेरिका में मिलता है। अमेरिका के संविधान का जो प्रारंभिक जो निर्माण हुआ, मूल संविधान था, उसमें मूल अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन 1791 में जब संविधान संशोधन किया गया, उनके द्वारा मूल अधिकारों का प्रावधान कर दिया गया। इस प्रकार अमेरिका के संविधान में लिखित रूप से सबसे पहले मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ और संविधान सभा में चर्चा हो रही थी कि भारतीय संविधान में कौन कौन से बिंदु आने चाहिए, तो सभी इस बात पर सहमत थे कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार होने चाहिए। राज्य के अतिक्रमण से और व्यक्ति की सुरक्षा को देखते हुए, व्यक्ति के अधिकारों के स्वरूप को देखते हुए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को देखते हुए व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होने चाहिए।
और चूंकि राज्य इन अधिकारों का अतिक्रमण न कर सके, इसलिए इनकी पूरी व्यवस्था, इनकी सुरक्षा भी होनी चाहिए। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान डाले गए और ये अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में लिए गए। अब हम भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों का जो स्वरूप आया, उसकी हम विकास के बारे में बात करें तो मूल अधिकारों की जो मांग है वो काफ़ी पहले समय से की जाती रही है। उदाहरण के लिए जो 1895 में स्वराज विधेयक आया, उसके माध्यम से सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग होनी चाहिए, मांग की गई। उन्होंने कहा कि मूल अधिकार लोगों को प्राप्त होने चाहिए। जब बाद में नेहरू रिपोर्ट आई, जिनमें उन्होंने कुछ परामर्श दिए भारतीय संविधान के बारे में, तो उसमें भी मूल अधिकारों का उन्होंने जिक्र किया। जिन्ना का जो 14 सूत्री कार्यक्रम था, उसमें भी इनकी मांग की गई। इसके पश्चात जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए, उसमें निरंतर रूप से मूल अधिकारों की मांग की जाने लगी। 1931 से कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था, इनमें स्पष्ट रूप से इसकी मांग की गई थी। और जब मांग जोर पकड़ने लगी, जब भारतीय संविधान का निर्माण चल रहा था, तो जो विभिन्न जो समितियां बनी हुई थी इसको लेकर, उदाहरण के लिए जो संविधान की मूल अधिकार उप समिति थी और अल्पसंख्यक जो उप समिति थी, उसकी सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार भारतीय शासन अधिनियम 1935 की बात करें, जो ब्रिटिश सरकार ने लागू किया, भारतीयों की स्वतंत्रता की मांग बहुत तेजी से चल रही थी। उस समय भारतीय लोगों को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर अधिनियम बनाए, एक कानून बनाए। तो 1909 का, 1919 का, फिर 1935 के अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो जो 1935 का अधिनियम था, उसमें भी मूल अधिकारों की व्यवस्था लोगों के लिए नहीं की गई थी। ये बहुत नेगेटिव पॉइंट था भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। लेकिन जब मूल रूप से संविधान बना भारत का, तो उसमें भारतीय लोगों के लिए 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को इसमें से हटा दिया गया और इस प्रकार जो मूल अधिकार थे वो 6 रह गए भारतीय संविधान के भाग 3 में। और जो संपत्ति का अधिकार है, उसे भाग 3 से हटा दिया गया। इसे अनुच्छेद 300 क में डाल दिया। तो इस प्रकार संपत्ति का जो अधिकार है वो हमारे लिए कानूनी अधिकार तो है। हमारे कोई संपत्ति गलत रूप से छीने तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन ये मूल अधिकार अब नहीं है, क्योंकि भाग 3 में नहीं है। इसे केवल एक कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त है। तो इसे अब जो संपत्ति का अधिकार है, इसे वर्तमान में भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में डाला गया है। इस प्रकार अब वर्तमान में भारतीय लोग जो हैं, भारतीय जनता है, उसे 7 न होकर 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं। अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आने का ट्रेंड था, वो ये था कि अनुच्छेद 14 से आर्टिकल जो 14 जहाँ पर मूल अधिकार शुरू होते हैं, समानता का जो मूल अधिकार शुरू होता है, वहाँ से अनुच्छेद 32 तक पूछे जाते थे। लेकिन अब जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनमें वे अनुच्छेद जिनके बारे में पहले प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, वो महत्वपूर्ण हो गए हैं। अनुच्छेद 12 में क्या किसके बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35, अर्थात ये अनुच्छेद जो पहले मूल अधिकारों से संबंधित लेकिन पहले गौण माने जाते थे, बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझे जाते थे, वो अब प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, के दृष्टिकोण से हम बात करें तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं हमारे लिए। तो इसलिए इन अनुच्छेदों को भी हमें अच्छे तरीके से समझना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 12। हमें ये जानना जरूरी है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे हैं। तो यदि हम न्यायपालिका की शरण में जाते हैं अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, तो सबसे पहले इसीलिए राज्य को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। राज्य में आएंगे कौन कौन, राज्य में हम किन को लेंगे, तो अनुच्छेद 12 में सबसे पहले राज्य की परिभाषा बताई गई है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य की परिभाषा आर्टिकल
किस आर्टिकल में है या अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि इस भारत जो राज्य है उसमें भारत की सरकार आती है, भारत की संसद, राज्यों की सरकार है। राज्यों मतलब प्रांत, हम जिन्हें सामान्यतः राज्य बोलते हैं, है ना, जैसे राजस्थान अपन सामान्य आम बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, वो वास्तव में प्रांत है। मैं कई वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। और वास्तविक अर्थों में जो राज्य है वो एक देश के लिए यूज होता है, जो संप्रभु होता है। लेकिन व्यवहारिकता की बात है तो इसलिए हम राज्य को प्रांत अर्थ में यूज करते हैं और संघ को देश अर्थ में। तो भारत की सरकारें हैं, इसमें संसद आती है, प्रांतों की सरकारें आते हैं, प्रांतों के जो विधानमंडल हैं, स्थानीय सरकारें, लोकल बॉडीज, पंचायती राज संस्थाएं भारत के अंदर हैं। जैसे तो जो जितने भी नियंत्रण में काम कर रहे हैं सभी स्थानीय प्राधिकारी अधिकारीगण, इसके अलावा सभी संवैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण संस्थाएं जो बनी हुई हैं, जिनका संविधान में उल्लेख है, संविधान से बाहर जिनका निर्माण किया गया है, वो सभी संवैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण इसमें शामिल हैं। तो ये इस प्रकार इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है कि इसमें राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से सरकारें इसमें आते हैं, कौन कौन से प्राधिकरण इसमें आते हैं, जिनके विरुद्ध हम न्यायालय में जा सकते हैं यदि वे हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करें तो इस प्रकार अनुच्छेद 12 हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद, न्यायिक पुनरावलोकन के दृष्टिकोण से भी देखें ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें कई उपभाग कर रखा है इसको। अब जैसे अनुच्छेद 13(1), 13(2), 13(3) इस तरीके से इसमें बताया गया है कि यदि संविधान के लागू होने से पहले वे सभी विधियां शून्य होंगी जो हमारे मूल अधिकारों के से असंगत है। अर्थात हमारा जो भारत का जो नया संविधान लागू हुआ उससे पहले यदि कोई संवैधानिक प्रावधान लागू हो और यदि वो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो तो वो हमारे काम नहीं करेंगे। मूल अधिकार जो पूर्व संवैधानिक विधियां हैं उनको ढक लेते हैं, अधिग्रहण कर लिया उनका। अर्थात हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं चल सकता, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं चल सकता जो हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इस प्रकार संविधान लागू होने से पहले यदि कोई प्रावधान मूल अधिकारों से असंगत है तो वो अस्तित्व में नहीं रहेगा। संविधान लागू होने के बाद यदि कोई राज्य द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया गया हो या बनाया जाए जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हो तो वो शून्य हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। वो ऐसा कानून हमारे देश में नहीं चल सकता। यदि कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश जारी कर दे या संसद कोई ऐसा कानून बना दे तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और न्यायपालिका उसे देखेगी और वह यदि मूल अधिकारों का से असंगत है, यदि वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे उस सीमा तक रद्द किया जा सकेगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 13(3) इनमें मैं डिटेल से आपको इसलिए जा रहा हूं क्योंकि इसमें प्रश्नों की प्रकृति बहुत गहराई है। इसमें प्रश्न की जो पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो प्रकृति है वो बहुत अब अंदर से आने लगे हैं प्रश्न, तो इसलिए इसको बहुत बारीकी से पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो अब ये जो विधियां आया अनुच्छेद 13(2) में कि राज्य द्वारा बनाई गई विधियां शून्य होंगी यदि वो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं। तो यह विधियां से तात्पर्य क्या है? विधियों का मतलब है कोई भी सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश। कानून तो है ही है, इसके अलावा कानून के अलावा संसद को कानून बना दे, इसके अलावा कोई भी अध्यादेश हम जानते हैं जब हमारे संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति विशेष परिस्थिति में अध्यादेश अर्थात विशेष आदेश जारी कर सकते हैं, उसे अध्यादेश कहा जाता है। तो ऐसा अध्यादेश, कोई आदेश, कोई उपनियम, कोई उपविधि, अधिसूचना सभी इसमें शामिल हैं। अर्थात हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून, अध्यादेश, आदेश, उपनियम
उपविधि अधिसूचना नहीं चल सकती जो हमारे मूल अधिकारों के विरुद्ध है। लेकिन इसमें संविधान संशोधन शामिल, जो वो विधि है वो शामिल नहीं है। अर्थात यदि भारतीय संविधान में संशोधन किया जाए मूल अधिकारों में, वो प्रावधान अनुच्छेद 13 में शामिल नहीं होगा। अर्थात इस अनुच्छेद में जो वर्णित प्रावधान है वो संसद की संविधान संशोधन कराने की शक्ति पर लागू नहीं होंगे। अर्थात संविधान संशोधन के द्वारा संसद हमारे मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ हमने अनुच्छेद 13 और 12 हम बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। इसके अलावा हमने मूल अधिकारों का जो विकास हुआ उसको भी देखा। तो इस संदर्भ में हमने मूल अधिकारों के विकास के साथ साथ अनुच्छेद 12 और 13 को हमने रीड कर लिया है। अब हम अगले समानता के अधिकार को देखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।